बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और गुड मॉर्निंग कहेंगे आपको इस शो में जिसका नाम है सुबह से आगे, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और जुमा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मेरा नाम अनम अहमद है। मेरा नाम आयशा यूसुफ है। मेरी तरफ से भी आपको जुमा बहुत बहुत मुबारक, बहुत ही मुबारक दिन होता है और आपको पता है कि आज के दिन खास तौर पर एहतमाम भी किया जाता है। बट अनदर जुम्मा हैज़ कम, एक मरतबा फिर से आ चुका है, वीकेंड आ चुका है। और आते हुए एक चीज़ मैं सोच रही थी अनम कि ज़िंदगी इसी तरह से गुजरती रहती है। फिर वो शेर याद आ गया कि सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। तो ज़िंदगी के अंदर हर रोज़ मीनिंग तलाश करते रहना ही शायद ज़िंदगी का नाम है। तो इस एक अहम मामले के ऊपर आगे जाकर भी थोड़ी सी ज़रा हम बात करेंगे। समटाइम्स आपको होता है एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस भी शुरू हो जाते हैं, आप अपने आप से सवाल करना शुरू कर देते हैं कि मैं क्यों हूँ, ये दुनिया क्यों बनाई गई है। बहुत सारे ऐसे सवाल जिनके जवाब शायद अभी तक नहीं मिले हैं और इन जवाबात को तलाश करते रहना ही शायद जिंदगी है। इस अहम मामले के साथ, इस अहम पॉइंट के साथ आगे बढ़ते हैं और अपनी सबसे पहली इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है वो शामिल करते हैं, जिसमें हमारे लिए शायद एक थोड़ा सा सबक भी है। जापान की बुलंद तरीन चोटी माउंट फ्यूजी जो है उसके ऊपर 21 दिन की ताखीर से सीजन की पहली बर्फबारी फाइनली हो चुकी है। लेकिन महकमा मौसमियात ये बता रहा है कि 3776 मीटर बुलंद आतिश फशा जो है इसके ऊपर गुज़श्ता बरस भी ताखीर से बर्फबारी हुई थी और ये जापान की जो है सबसे ज़्यादा ऊंची चोटी है। और क्या ये खूबसूरत मंजर होता है जब भी आप इसको बिल्कुल ऐसा ही है। और लेकिन ये है कि क्लाइमेट चेंज के असरात हमें देखने में मिल रहे हैं। अगर चोटियों पर बर्फबारी जो है वो सीज़न आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है या आगे होता जा रहा है तो फिर ये भी क्लाइमेट चेंज के असरात ही हैं। हो सकता है आइंदा आने वाले दिनों में ये खुदा ना खास्ता ये और आगे चला जाए। लेकिन मनाजिर बहरहाल जो हैं वो खूबसूरत ही हैं। दुनिया भर से यहाँ पर आते हैं टूरिस्ट इस माउंट फ्यूजी को देखने के लिए। और उसको देखकर एक शेर मुझे याद आ गया जो इकबाल ने लिखा तो लाला सहरा के लिए था, लेकिन क्योंकि लाला सहरा अकेला होता है तो माउंट फ्यूजी भी अकेली नजर आ रही है कि ये गुम्बद मीनाई, ये आलम तन्हाई मुझको तो डराती है इस दश्त की पिन्हाई। यानी कि वो अकेला खड़ा हुआ है। अकेला खड़ा होने के बावजूद दुनिया के अंदर एक ऐसा पॉइंट बन चुका है जो कि बहुत ही खूबसूरत भी है, जिसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं। और एक मैसेज भी है शायद इसमें देखने वालों के लिए कि आपका अकेला होना जो है वो शायद आपके लिए तकलीफ दे हो, लेकिन देखने वालों के लिए आप जो है ना एक बिल्कुल ऐसे ही फराहम करते रहें, ये बड़ा जरूरी। आगे बढ़ते हैं और मौसम की थोड़ी सी बात करते हैं। जब आपको पता है कि मौसम तब्दील हो रहा है और उसके साथ साथ लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग भी इसके साथ साथ लगी है। AQI अगर बात करें तो लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन चुका है। एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पर 340 से भी ज्यादा हो चुका है और फैसलाबाद का फजाई मयार लाहौर से भी ज्यादा मुजरे सेहत है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 पॉइंट्स के करीब वहां पर रिकॉर्ड किया गया है। माहिरीन ने शहरियों को खबरदार कर दिया है, जिसमें बच्चे बूढ़े अपनी एहतियात करें, बीमार अफराद खास तौर पर वो ज्यादा मुतासिर हो सकते हैं। तो आपने एहतियात लाजमी करनी है। पहले हम कह रहे थे कि शायद लाहौर और उसके सराउंडिंग में ज्यादा मसला है, लेकिन आप देखें फैसलाबाद और फिर आगे दूसरे शहरों तक भी ये आपको पता है कि पाकिस्तान का आइन जो है ना इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंश्योर करता है और ये हक देता है हर पाकिस्तानी शहरी को कि आबो हवा जो है वो साफ़ सुथरी होना, जिसके अंदर आप सांस ले रहे हैं, ये बड़ा ज़रूरी है और ये रियासत की जिम्मेदारी होता है। रियासत इस सिलसिले में काम तो कर रही है, लेकिन अपेरेंटली सिचुएशन जो है वो वर्स से वर्स तर होती जा रही है। तो डेफिनेटली दुआ करते हैं और कोशिश करते हैं कि इसके ऊपर जो है ना हमारा हिस्सा कम से कम हो, ये बड़ा ज़रूरी होता है। अच्छा जी, आ जाते हैं एक बहुत ही अफसोसनाक खबर के ऊपर। ये खबर जब हमने पढ़ी तो डेफिनेटली तकलीफ तो बनती थी, लेकिन उसके साथ साथ आपको बताना भी बड़ा ज़रूरी है कि ये एक मुअम्मा बन चुका है, उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन भी जारी है। इस्लामाबाद में ये जो वाक़या हुआ है, SP अदील अकबर उनकी मौत वाक़ई हुई है और अभी तक समझ नहीं आ रही है कि क्या उनकी मौत खुदकुशी का नतीजा थी या फिर उनको कहीं से फायर आकर लगा है। इस्लामाबाद पुलिस के तर्जुमान अब ये बता रहे हैं कि जो अदील अकबर हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू से अपने दफ्तर की तरफ जा रहे थे, जब रास्ते में अपनी गाड़ी के अंदर फायर लगने से उनकी मौत वाक़ई हो गई। अब SP इंडस्ट्रियल एरिया अदील अकबर की मौत के हवाले से कई मुतज़ाद खबरें जो हैं वो भी सामने आ रही हैं और तर्जुमान पुलिस जो है वो इस सिलसिले में कह रहे हैं कि मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। लेट्स सी इसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं, मुख्तलिफ पहलू हैं जिन पर तफ्तीश करनी लाजमी है। लेकिन इब्तदाई तौर पर यह बताया जा रहा है कि ये खुदकुशी का वाक़या लग रहा है, लेकिन हर पहलू से इसकी जो है ना वो इंक्वायरी होनी ज़रूरी है। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद ज़रीफ हमें ज्वाइन करें। ज़रीफ, ये खबर कल जो वाक़या पेश आया है बड़ा ही अफसोसनाक है। अब क्या अभी तक डिटेल सामने आ सकी हैं? अभी तक खुदकुशी कहा जा रहा है इसको? देखिए, गुज़िश्ता रोज का ये वाक़या है जब सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर थे SP इंडस्ट्रियल और सेरीना नाके के सामने थे। मीडिया को जो इब्तदाई इतला मिली वो ये मिली कि जो SP इंडस्ट्रियल हैं उन्होंने अपने एक
उनके करीबी एक नौजवान था, उनका एहलकार, उससे SMG गन लेकर जो है वो अपने आप को उन्होंने जो है वो गोली चला दी। और उसके बाद हम अस्पताल में पहुंचे। तर्जमान की जानिब से जो बयान आया रात के, उसमें उनका कहना है कि गाड़ी में जो है वो जो है उन्होंने गाड़ी में जा रहे थे, बड़ा मुबम सा बयान है, गाड़ी में जाते जाते गोली चली और वो जाँ बाग हो गए। अब जराए से जो इतलात आ रही है उसके मुताबिक SP इंडस्ट्रियल जो थे ये 46 कॉमन के ऑफिसर थे और इनको चार्ज किया गया था SP का, लेकिन वैसे ये ASP थे इनके साथ। और ये अपने जो इनका कॉमन था उसके टॉपर थे, आउट क्लास इसकी परफॉर्मेंस थी, लेकिन उसके बावजूद इनके साथ के जितने भी कुछ अफसरान हैं वो इस्लामाबाद पुलिस में मौजूद है, वो SP के रैंक पे पहुंच चुके हैं। लेकिन ये जो अदील अकबर थे इनके साथ जो है वो मुबैना तौर पर हम कह सकते हैं कि सिस्टम की एक ज्यादती है कि ये। अच्छा ज़रीफ, ये बताएगा ये एग्जैक्टली कौन सा मकाम था जहाँ से ये गाड़ी मिली है? क्या किसी पार्किंग में मौजूद थी या कहाँ पर ये गाड़ी खड़ी हुई थी? और जो CCTV फुटेजेस इकट्ठी की गई उनमें क्या चीज सामने आई है? देखिए, अभी तक किसी किस्म की कोई गाड़ी वगैरह तो नहीं दिखाई गई, तो मीडिया को जो है वो उनकी तरफ से किसी किस्म की कोई गाड़ी वगैरह नहीं दिखाई गई है। और जराए से जो इतलात आ रही है वो ये आ रही है कि जो SP इंडस्ट्रियल थे वो कोरोना का भी SP इंडस्ट्रियल जो थे वो डेंगू वायरस का शिकार हुए थे। और उसके बाद से वो जो क्योंकि उनसे गुज़िश्ता रोज उनसे डबल ड्यूटी करवाई गई, पहले उनसे लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी वो हाजी कैंप के, उसके बाद। अच्छा ज़रीफ, इस खबर के बारे में जितना मैंने अभी तक पढ़ा है, मैं चाहूंगी कि उसकी ऑथेंटिकेशन आपके पास अगर खबर है तो उससे हो जाए, कि ये कोयटा से रिसेंटली यहाँ पर पोस्टेड थे और इनके जो कुछ दोस्त हैं वो ये बता रहे हैं कि वो शायद थोड़े डिप्रेस भी थे। इस बारे में पुलिस की जानिब से कोई स्टेटमेंट या कोई बयान दिया गया? डेफिनेटली सवाल तो उनसे किया गया होगा ये। देखिए, इस बारे में पुलिस की जानिब से अब तक कुछ नहीं कहा गया। पुलिस की जानिब से सिर्फ एक लाइन ही भेजी गई है मीडिया को कि मामले की तफ्तीश जारी है, जबकि पुलिस की जानिब से जो है वो 3 आला अफसरों पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई है। वो कमेटी में जो अफसरान हैं, जो DIG लेवल के अफसरान हैं, 3 रुकनी वो कमेटी है, वो इस मामले की सारी छानबीन करेगी। जबकि अब से कुछ देर पहले SP इंडस्ट्रियल के जो ऑपरेटर है और ड्राइवर है उन्हें पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया और लेकर उनसे जो उनका बयान है वो कलमबंद जो है पुलिस की जानिब से कमेटी बन जाएगी, तफ्तीश की जाएगी, इन्वेस्टिगेशन होगी और उसके बाद ये मामला भी ऐसा लगता है कि सायपारी ना बन जाएगा, लेकिन डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन होगी। एक जान जा चुकी है, ये एक खबर जो है ना, ये हम हतमी तौर पर आपको बता सकते हैं। ज़रीफ, बहुत शुक्रिया आपका। आपको जरा बता देते हैं कि IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने इसकी क्या कहा है। उन्होंने बताया कि वाकई को हर पहलू से देखा जा रहा है, क्योंकि ये हादसा गाड़ी के अंदर पेश आया था, इसलिए सेफ सिटी कैमरे की फुटेज जो है वो भी हासिल करने की कोशिश की जा रही है और क्लैरिटी लाने की कोशिश की जा रही है कि बाहर से कोई चीज या फिर कोई फायर बाहर से आके तो नहीं मिला, लेकिन अभी तक इसके शवाहिद नहीं मिले हैं। और ये भी उन्होंने बताया कि गाड़ी में मौजूद उनके जो गनमैन और ड्राइवर, उनसे भी पूछताछ की जा रही है, उनको भी शामिल तफ्तीश किया गया है। लेकिन इससे पहले इस्लामाबाद पुलिस के ऑफिशियल X अकाउंट पर जुमेरात को ही अदील अकबर की चंद तस्वीर वो भी जारी की गई थी, जिनके साथ ये लिखा गया था कि उन्होंने जुमेरात को हाजी कैंप का दौरा किया था और इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक अदील अकबर को हाल ही में इस्लामाबाद पुलिस में इंडस्ट्रियल एरिया के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के तौर पर शामिल किया गया था। तो ये अभी तक जो तफसीलात जो हैं वो सामने आ सकी इस केस से मुतालिक। अब देखते हैं कि इसमें मजीद तफ्तीश जब की जाती है क्या सामने आता है। और अभी तक गाड़ी भी जो है वो मंजर-ए-आम पर नहीं लाई गई, उसमें क्या मिलता है। स्टेटमेंट जो है वो मेरी नजरों के सामने से गुजरा, वो ये बता रहे हैं कि 24 घंटे पहले ही वो उनसे मिलने के लिए आए थे और ये बात कर रहे थे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है एंड ही इज फीलिंग डिप्रेस्ड। तो अब ये वाला मामला हो चुका है, लाइफ का है या फिर वो एक बेटी उन्होंने छोड़ी है जो 3 बरस की है और उनकी वाइफ जो है जो कि खुद भी एक डॉक्टर हैं, वो उनके सोगवारान में शामिल हैं। उम्मीद करते हैं कि उनको एक तो सब्र भी मिलेगी, हमारी दुआ है और उम्मीद है कि इन्वेस्टिगेशन हो और जो भी सच है वो हमारे सामने आ सके। आगे बढ़ जाते हैं, एक और अहम मामले की बात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि रोज़गार ज़िंदगी है, ये चलता ही रहता है। गुज़श्ता कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन और व्हाट्सएप के ज़रिए फ्रॉड के केसेस में बहुत हद तक इजाफा हो चुका है। अब ये सिर्फ आम शहरियों का मसला तो रहा नहीं है, बल्कि अरकान पार्लिमान जो हैं वो भी अब इसके चुंगल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी तरह का एक वाकया पेश आया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जो कि रुकने पार्लियामेंट भी है उनके साथ। अच्छा, अब देखिए ना, रुकने पार्लियामेंट के साथ भी अगर इस तरह के वाकयात पेश आ रहे हैं तो आम शहरियों का क्या हाल होगा। MQM की रुकने पार्लियामेंट हैं जिनका नाम है निघत शकील, उनके साथ ये वाकया पेश आया है।
और उन्होंने बताया कि व्हाट्सएप जो हैक है वो करके उसके नौसरबाज जो हैं उन्होंने करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों से पैसे बटोरे हैं। 15 लाख के करीब उन्होंने पैसे उनसे लिए हैं और फिर जाहिर है वो भी इसका शिकार हो गई और अब वो उनको समझ में आई है कि ये एक फ्रॉड का वाकया उनके साथ हो चुका है। अगर वो इतनी ससेप्टेबल है तो फिर हमें ये देखना चाहिए कि बाकी आम लोग जो हैं वो कितना ज्यादा इनके चुंगल में आ सकते हैं। निगत साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, जरा उनसे जान लेते हैं कि हुआ क्या सारा मामला। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो आपको वेलकम करूंगी। जिस शख्स ने भी ये स्कैम किया या जिसने भी आपको बार बार कॉल्स वो कर रहा था, उसने रेकी की हुई थी, वो जानता था कि आप कौन हैं और उसने जानते बूझते ये सारा मामला किया है। मतलब ये कोई स्पॉन्टेनियस नहीं था या रैंडम नहीं था कि आप तक कॉल पहुंची हो, वो जानता था आपको। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैंने भी इसी बात पर फोकस किया है कि हमारी कहीं ना कहीं से कोई इंफॉर्मेशन है जो कि लीक हो रही है, वरना इतना कॉन्फिडेंटली कहना कि पीएमडीसी की तरफ से डॉक्यूमेंट्स हैं, डिलीवर करने हैं। अच्छा, ये होता है अक्सर ना कि हमें डॉक्यूमेंट्स भेजे जाते हैं ताकि एक दिन पहले हम उनको रिव्यू कर लें, उनको पढ़ लें और नेक्स्ट डे उन मीटिंग में हम फिर डिस्कशन करें। तो मैं बार बार यही कह रही हूँ, हमारी एक्चुअली जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन नेशनल असेंबली की वेबसाइट पे भी होती है। और देखिए, साइबर सिक्योरिटी के हवाले से बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि क्या पार्लियामेंटेरियंस के लिए कोई सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है ना। व्हाट्सएप नंबर्स भी वेबसाइट पर होते हैं। एक तो ऑफिशियल नंबर्स होते हैं ना, क्या व्हाट्सएप भी उन्हीं नंबर्स पर बने हुए होते हैं जो कि वेबसाइट पर अवेलेबल है निगत साहिबा? जी, अक्सर लोगों ने अपने वो दूसरे नंबर्स भी रखे हुए हैं व्हाट्सएप के, और मेरा नंबर सेम है व्हाट्सएप पे भी और रेगुलर कॉल पे भी यही है, क्योंकि दो नंबर्स हैंडल करना मेरे लिए बिल्कुल सही है। अच्छा निगत साहिबा, ये बता दें, जब आपके साथ ये वाकया हो गया आपको कितनी देर के बाद एहसास हुआ कि आपका जो व्हाट्सएप वो हैक हो चुका है, या जब आपके जो रिश्तेदार हैं या आपके दोस्त हैं उनकी तरफ से बताया गया कि भाई पैसे मांगे गए हैं, उस वक्त आपको पता लगा? नहीं, मुझे विद इन फ्यू मिनट्स पता चल गया था, क्योंकि मैंने मतलब वो आपके बैक ऑफ द माइंड होता है कि शायद आपने कुछ गलत कर दिया है, तो इमीडिएटली मैंने फिर अपना अकाउंट चेक किया तो वो बिल्कुल क्लियर हो गया था, व्हाट्सएप पे कुछ भी नहीं था। फिर उसके बाद मेरे पास कॉल्स आनी शुरू हुई कि आपका अकाउंट हैक हो गया है, क्योंकि इमरजेंसी की कॉल्स आ रही हैं और उसमें पैसे की डिमांड की जा रही है। तो मैंने फिर उनको यही बताया कि जी मेरा अकाउंट हैक हो गया है, और अगर इस तरह की कोई कॉल या कोई मैसेजेस आ रहे हैं, अभी तक कितने पैसे वो लूट चुका है इस फ्रॉड से? जो हैकर था कितने पैसे निकलवाए उसने? देखिए, ये जो 15 लाख का एक फिगर चल रहा है ना, मुझे नहीं मालूम कि ये किसने कहाँ से अपनी तरफ से वो कर दिया है, लेकिन कल भी मुझे 1-2 कॉल्स आई और मुझे खैरियत पता कर रहे थे, और फिर मुझे उन्होंने बताया था कि कुछ पैसे उन्होंने ट्रांसफर किए थे। तो अभी तो मैं कह ही नहीं सकती कि ये 15 लाख हैं, 15 लाख से कम है या उससे ज्यादा है। तो अभी फाइनलिटी के साथ नहीं कहा जा सकता। ठीक है निगत साहब, मैं ये अंडरस्टैंड करना चाह रही हूँ कि ये हैक हुआ किस तरह से। वो शख्स आपको कॉल कर रहा था और आपसे पेपर्स मांग रहा था, उसके बाद आपने ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन उसके साथ शेयर की जिसके नतीजे में आपका अकाउंट हैक हो गया? नहीं, मुझसे पेपर्स नहीं मांग रहा था। वो पीएमडीसी जो हमारा पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल है, उसके पेपर्स डिलीवर करने की बात कर रहा था। वो ये कह रहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं पीएमडीसी से आए हैं, वो मुझे देने हैं। तो मैं उससे यही कह रही थी कि भाई दे दो मुझे, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैंने शायद कोई उसने लिंक भेजा था कि डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड हो जाए या क्या, लिंक ओपन किया होगा। राइट, ये इस तरह से होता है। जी हाँ। तो ये इस पे इन्वेस्टिगेशन बता दीजिए। इन्वेस्टिगेशन अभी तक आपने कौन कौन से इदारों को इन्वॉल्व किया है इस सिलसिले में, और अभी तक क्या हुआ ये बता दें। लास्ट क्वेश्चन। देखिए, हाँ जी, देखिए ये हुआ है कि मैंने फौरन ही संडे का दिन था, तो मैंने फौरन साइबर क्राइम की जो वेबसाइट है उस पे मैंने अपनी कंप्लेंट डाल दी थी, व्हाट्सएप वालों को ईमेल कर दी थी। उसके बाद फिर ये हुआ कि मैं मंडे को वहाँ मौजूद थी इस्लामाबाद में, तो मैंने सोचा कि मैं NCCIA चली जाऊँ। तो वहाँ मैं गई, वहाँ पे कोई ऐसे मुझे फैसिलिटी नहीं मिली, बल्कि उन साहब ने मेरा ID कार्ड नंबर वगैरह लेके कहा कि आपको कराची ही जाके कंप्लेन करनी पड़ेगी। तो मैं कराची जब वापस आई हूँ, मैं दोबारा FIA के ऑफिस गई हूँ, वहाँ मैंने कंप्लेन अपनी दोबारा डाली है, क्योंकि उनका पोर्टल काम नहीं कर रहा था। तो जो मेरी इतवार वाली कंप्लेन थी वो यूजलेस थी।
उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया था क्योंकि वो उनको पहुंची ही नहीं थी। तो ये एक बहुत तकलीफ की बात है और मुझे समझ में नहीं आता कि जब मैं ये जो आपके साथ इंसिडेंट हुआ है, फिर जिस तरह आप बता रही हैं कि इदारों में आप गई हैं, कोई कवानीन में साइबर क्राइम के कवानीन में आपको लगता है कोई तब्दीली की जरूरत है या कवानीन मौजूद है? इम्प्लीमेंटेशन का थोड़ा सा मसला है। देखिए, कवानीन तो मौजूद हैं। हमने पीका, आपको पता है, वो 2016 में बना था और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया गया। 2024 में उसमें ज़्यादा पेनल्टीज और सख्तियाँ की गई, लेकिन बात सारी इम्प्लीमेंटेशन की ही आती है। इम्प्लीमेंटेशन की बहुत ज़्यादा कमी है क्योंकि मैंने जब देखा है तो वहाँ पे उनकी सारी प्रॉब्लम ये है कि उनके पास लोग नहीं है, वहाँ पे रिसोर्सेज की कमी है और वहाँ पे लोगों को एंटरटेन नहीं किया जाता, वहाँ पे आम आदमी का एक्सेस नहीं है। मैं आपको इस्लामाबाद की बात बता रही हूँ, कराची वालों में तो फिर भी मुझे आम पब्लिक नजर आई थी, आम आवाम नजर आई थी, ठीक है, लेकिन इस्लामाबाद वालों में तो लोग नहीं एक्सेस कर सकते क्योंकि राइट। अच्छा, इम्पोर्टेंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि क्योंकि आप खुद भी रुकने कौमी असम्बली हैं और आपने खुद एक्सपीरियंस कर लिया है, तो आई होप इसके ऊपर आप आवाज़ भी उठाएंगी और इसके ऊपर काम भी किया जाएगा और आपकी बात को ज़्यादा बेहतर तरीके से सुना भी जाएगा, जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनकी तरफ से। बहुत शुक्रिया। निगहत शकील साहिबा रुकने कौमी असम्बली हमारे साथ मौजूद थी। एंड माइंड यू, ये अपने पार्लियामेंट हैं और इनके साथ ये हो चुका है, तो अगर आपको कोई अननोन शख्सियत कोई लिंक भेज रही है, मैं तो कहती हूँ कोई नोन शख्सियत भी लिंक भेज रही है, तो आपने कोई लिंक नहीं ओपन नहीं करना भाई। तरह तरह के फ्रॉड्स अकाउंट जो है ना वो हैक हो जाएगा। एंड देन अगर आपके दोस्त और अहबाब अच्छे हैं, आप उनसे पैसे मांगे और वो पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, तो वो लुट जाएंगे। सिर्फ एक ही तरह का फ्रॉड नहीं हो रहा ना आयशा, बहुत तरह के फ्रॉड हो रहे हैं, तरह तरह के फ्रॉड हो रहे हैं। ऑनलाइन और डिजिटल जो दुनिया है ना, वो आपको सारे फ्रॉड के बारे में से घेर लेती है। तो आज हमने एक और फ्रॉड के बारे में भी बात करनी है, वो है क्रिप्टो फ्रॉड, जिसकी बढ़ती हुई, आपको पता है क्रिप्टो की जो मकबूलियत है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन इसमें धोखे भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो दुनिया में पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है, वो कंट्री जो क्रिप्टो इस्तेमाल कर रहा है। भारत और अमेरिका के बाद पाकिस्तान का नंबर आता है, वहां पर ज्यादा जो है वो लेन देन हो रहा है। इस मामले में आम सार्फिन के जरिए ये लेन देन होता है, जिससे फ्रॉड के मौके जो हैं वो बढ़ जाते हैं। जैसे जैसे क्रिप्टो आम हुआ है, आपको पता है कि स्कैम्स, हैक वॉलेट्स और जाली सरमायाकारी के मंसूबे भी वो भी तेजी से बढ़ने लगे हैं। तो फ्रॉड करने वाले टेलीग्राम, डिस्कार्ड और फेसबुक पर भी खुद को क्रिप्टो सपोर्ट टीम जाहिर करके सार्फिन जो पैसे लेते हैं ना, वो वहां से। अच्छा, इससे पहले खबर में हम बताए थे कि उनका व्हाट्सएप अकाउंट हैक हुआ। यहाँ पर वॉलेट्स जो हैं जिसके अंदर आप क्रिप्टो डिजिटल वॉलेट्स, वो जनाब हैक होना शुरू हो चुके हैं। और किस किस तरह से हो रहा है ये हैक, और वो तमाम लोग जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो बच कैसे सकते हैं, इसके लिए हमने ये सेगमेंट डिजाइन किया और हमारे साथ मौजूद है इस पर बात करने के लिए डिजिटल एंड क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट मोहम्मद हारून साहब। चलते हैं हारून साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बड़ा टेक्निकल किस्म का स्कैम हमारे सामने आया, जिसमें एआई का इस्तेमाल भी किया गया, एआई जनरेटेड वीडियोस बनाई गई बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियात की, जो खुद से अगर बात करें तो हमें पता है कि वो ऑथेंटिकेशन के साथ बात करेंगी, लेकिन एआई में और असल वीडियो के अंदर डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो चुका है। सबसे पहले तो थोड़ा इसके बारे में बताइए कि ये जो स्कैम करने के अंदर टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन हो रही है, ये कितनी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, पहले तो ये जो आपका आज का टॉपिक है क्रिप्टो और उसमें इसके अलावा जो फ्रॉड होते हैं, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। होता क्या है कि देखिए, आजकल वैसे भी आपको पता है एआई का दौर है। जो भी आपके मोबाइल फोन पे चीजें आप अपने पास महफूज करते हैं, जो उसको रिकॉर्ड करते हैं, जाहिर सी बात है आप उसको कभी ना कभी किसी कम्युनिकेशन का हिस्सा बनाते हैं। वो सबसे पहले जो मिस्टेक करते हैं यूजर, वो अपने पास यही करते हैं कि अपनी जो एक एप्लीकेशन आपके पास है, किसी एक्सचेंज की एप्लीकेशन है या कोई आपके पास वॉलेट है, आप उसको यूज करें, जैसे वेब3 वॉलेट है। अच्छा, इसमें ये होता है कि वेब3 वॉलेट में तो आप अपने पास प्राइवेट की स्टोर कर लेते हैं, और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जो भी कोडिंग की जाती है उसके तहत आप अपने पास प्राइवेट कीज होती है। उस प्राइवेट कीज को आप किसी भी मोबाइल फोन पे या कोई ऐसी डिवाइस पे ना रखें जो हर वक्त ऑनलाइन रहे। सबसे बड़ी लोग यहाँ पे गलती करते हैं। दूसरा ये करते हैं कि जो इन वॉलेट्स में जो है आपके अपने टोकन पड़े होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास ऐसे कई वॉलेट होते हैं जिनमें टोकन पड़े होते हैं, साथ में हैकर या स्कैमर क्या करते हैं, उस टोकन के अंदर और टोकन आपको भेज देता है। देखें, एड्रेस तो सबको पता होता है कि किसके एड्रेस में कितने टोकन पड़े हुए हैं, ये तो एक डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी का एक फीचर है। उसमें क्या करते हैं, जब वो टोकन भेजते हैं तो उसकी एक आरसी कीमत सेट कर देते हैं, और वो लगता है ऐसे जैसे आपके अपने अकाउंट में $1000-2000 पड़े हुए हैं। लेकिन जब वो टोकन आपके पास आते हैं तो आपको लगता है कि शायद 10-15-20 हज़ार डॉलर की मालियत का है, जबकि वो टोकन 10-20 हज़ार डॉलर की मालियत के नहीं होते। अच्छा, जब वो आते हैं तो एक आम सार्फिन को पता ही नहीं होता कि वो टोकन तो उसके अपने है ही नहीं। स्कैमर क्या करता है कि उस टोकन के अंदर एक कोडिंग ऐसी डिजाइन करता है कि जब आप उस टोकन को
बेचने के लिए जाते हैं, क्योंकि देखिए इसमें आ जाता है ग्रीड फैक्टर, लालच आ जाता है। तो जब आपने देखा कि मेरे पास तो एक टोकन पड़ा हुआ है और ये अचानक से एक और टोकन कहाँ से आ गया और उसकी मालियत इतनी ज्यादा दिखा रहा है, मेरा बैलेंस जो है वो $1 लाख या 2 लाख डॉलर हो गया, तो उसकी वजह क्या है? तो वो क्या करता है, उसको बेचने के लिए जैसे ही वो उसको सेंड करेगा, वो ऑटोमेटिकली जो आपका प्रीवियस आपका टोकन होगा वो सारे वाइप आउट हो जाएंगे। ये उसकी कोडिंग का हिस्सा होते हैं। तो इस तरह की भी स्कैमिंग होती है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा जो स्कैम आजकल चलता है और ये काफी अर्से से एक्टिव है, इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपको पता होगी, OneCoin नाम का एक टोकन आया था, एक कॉइन आया था हमारे पास, जिसकी जो है वो लोगों ने बड़ा नुकसान उठाया, क्योंकि वो सारा काम जो है वो रेफरल बेस होता है। बिल्कुल ऐसे ही ज्यादातर जो स्कैम होते हैं, पॉन्जी स्कीम होती है, वो रेफरल बेस होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। मुझे ये बताइए कि ज्यादातर शिकार या टारगेट कौन लोग होते हैं ये फ्रॉड करने वालों के? टारगेट पे कौन होता है? देखिए, एक तो पहली बात तो ये, इनकी मार्केटिंग कैंपेन बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। दूसरा, इनका लीगल भी बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, प्रोडक्ट कुछ भी नहीं होती। अभी भी मेरे सामने ऐसे बहुत सारे वेबसाइट हैं, बहुत सारी चीजें आ रही है जिसमें वो आपको बता रहे हैं कि जी आप इतना पैसा लगाएं और आपको जो है हम इतना पैसा बना के देंगे, लेकिन वहां पर आपको कोई लॉस का पहलू नजर नहीं आएगा। अगर आपको वहां पे लॉस का पहलू नजर नहीं आया, इसका मतलब ये कि इसके पीछे कोई MLM स्कीम है। MLM स्कीम में ये होता है कि जब भी आप किसी ऐसी वेबसाइट पे जाएं जहां पर आपको ये बोले कि आप अपने रेफरल से 10 लोग लेकर आए, हम आपको इतना अमाउंट देंगे, आप 100 लोग लेकर आए इतना अमाउंट देंगे, तो ये रेफरल स्कीमें जो होती है पॉन्जी स्कीम होती है और इनकी बेस ही उसी पर रखी जाती है। मिसाल के तौर पर मैंने आपसे रेफरल लिया, मैंने जैसे $1000 का उसमें डिपॉजिट किया, आपको ऑटोमेटिकली मेरे 1000 में से $50 आपको चले जाएंगे। तो यहाँ पर आपकी ग्रीड बढ़ेगी, आप अपने आपकी नीचे जो लेयर होगी 10 लोगों की होगी, 10 के नीचे 10 की होगी, फिर 100 की होगी, आखिर में वो वाली लेयर फंस जाती है जो आगे लेयर नहीं बनाती, ठीक है ना, यानी कि उसको प्रॉफिट नहीं आता। हम जानते हैं अरुण साहब, हम जानते हैं कि पॉन्जी स्कीम्स का ना पास्ट के अंदर भी क्या हाल हुआ और ये पॉन्जी स्कीम्स किस तरह से काम करती हैं, वी अंडरस्टैंड इट बेटर। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि हम जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर ब्लैक का पैसा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है और कोई भी इसकी बाकायदा तौर पर रेगुलेटरी अथॉरिटी, स्पेशली अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो यहाँ पर तो मौजूद है ही नहीं। अगर किसी के साथ स्कैम हो भी गया तो फिर वो कहाँ पर जाकर इसको रिपोर्ट कर सकता है और क्या कोई हमारे पास ऐसी अथॉरिटी है जो इस सिलसिले में कुछ कर सके? देखिए, पहला आपने सवाल किया ब्लैक का पैसा, ये तो खैर इंटरनेट पे पता ही नहीं कि ये ब्लैक है या व्हाइट है, ठीक है, आपने तो उससे जो भी आपने करेंसी लेके रख ली। अब अगर आप उसके पास कोई फ्रॉड हो जाता है और अगर वो है भी ब्लैक का पैसा, तो आप उसको कहीं लेके जा नहीं सकते, किसी के पास शिकायत, क्योंकि आपको तो उसकी इज्जत में आए हैं कि आप कैसे किसी को शो करेंगे। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, हर गवर्नमेंट को ये कहा जाता है, हर इदारे को कहा जाता है कि जितना जल्दी आप इसको अपने सिस्टम में लेकर आएंगे, उतना जल्दी आप इससे स्कैमर से, इस तरह की जो पॉन्जी स्कीम है या इस तरह के बहुत सारे ऐसे जो लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है, आप उनसे बच जाएंगे। जब तक आप उसको अपने सिस्टम में लेकर ही नहीं आएंगे तो किस तरह से पता चलेगा कि तो हारून साहब रिकवरी हो सकती है या नहीं? अगर कोई बंदा फंस गया है इस तरह के फ्रॉड में, रिकवरी के चांसेस हैं? देखिए, रिकवरी के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं, क्योंकि वो देखा जाएगा वो कंपनी कहाँ से ऑपरेट हो रही है। अगर वो खाली इंटरनेट से ऑपरेट हो रही है तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसका कोई एड्रेस तो होगा नहीं या उसका, और ज्यादातर ये लोग खुद फैसले करते हैं, ये लोग बगैर किसी शवाहिद के, बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के। और ये पेयर टू पेयर ही होता है हारून साहब, इसी को फिर वो P2P कहा जाता है। P2P स्कैम जो हो रहा है, पेयर जो है दूसरे पेयर को स्कैम कर रहा होता है, यही होता है? नहीं, P2P एक अलग चीज है। अगर P2P का उसके बारे में भी बता दें। वो हमारे पास क्रिप्टो डॉलर खरीदने के लिए इस्तेमाल होता है। आप जैसे एक एक्सचेंजेस हैं, वहां पर आप जाके P2P का मतलब पेयर टू पेयर, जहाँ पर आप ऑफलाइन यानी कि चैट के जरिए एक दूसरे से बात करके आप उनसे खरीद सकते हैं। कोई भी आपने अगर क्रिप्टो का डॉलर खरीदना हो PCR की मदद से, तो आप उसको खरीद सकते हैं। देखिए, स्कैम की बहुत सारी किस्में होती हैं। स्कैम डिपेंड करता है कि वो टेक्नोलॉजी वाइज स्कैम है या सिर्फ एक जनरल स्कैम है। ज्यादातर लोग जनरल स्कैम की जद में आते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता। और ये जो रेफरल स्कीम है, इस तरह की स्कीमों से आपको परहेज करना चाहिए, इस तरह की स्कीमों पे नहीं जाना चाहिए। तो ये वाले स्कैम जो है, ये फिर ब्लॉकचेन की कमजोरी समझे हम, या फिर ये भी वो फिशिंग जिसके बारे में आप बता रहे हैं उसी की वजह से स्कैम हो रहे हैं? ब्लॉकचेन की कमजोरी तो नहीं है ये? नहीं, ब्लॉकचेन का हिस्सा ही नहीं ना, ब्लॉकचेन से ताल्लुक ही नहीं। आपको नहीं पता सेंट्रलाइज वो अपनी क्या है, उसको जो एप्लीकेशन है उसमें वो कर क्या रहे, दिखा क्या रहे आपको, कुछ दिखा रहे होते हैं आपको ना, वो आपसे लॉस की बात कर रहे होते हैं। वो सिर्फ ये करते हैं कि वो सारा एक जो है क्राउड इकट्ठा करते हैं, उसके बाद वो देखते हैं कि उनका एक टारगेट पूरा हो जाता है तो उसको एप्लीकेशन को वो वहीं बंद कर देते हैं, तो उसको बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं। अब बेचारे एक आम सार्फिन जो है या जो एक आम उसका जो खरीदार होता है वो फिर परेशान हो जाता है, वो फिर उसको समझ ही नहीं आता कि वो कहाँ जाए। तो जब तक आप जितने जल्दी आप रेगुलेशन नहीं लेकर आएंगे पाकिस्तान में, ये जो पीवारा है, पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल है, जब तक ये काम नहीं करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% ये खात्मा हो जाएगा, लेकिन कम से कम काफी हद तक जो है इस पर काबू पाया जा सकेगा। इसके अलावा इन द एंड जल्दी से अगर बता दें 30 सेकंड में, जब तक ये रेगुलेशंस नहीं आ रही है या कोई अथॉरिटी बाकायदा नहीं बन रही है, तो लोग किस तरह से स्कैम से बच सकें? किन किन चीजों का ख्याल रखना दिमाग में? लोग सबसे पहले देखेंगे क्या वाकई वो क्रिप्टो करेंसी का ऐसा। दूसरा है कि वो अगर रेफरल स्कीम है तो उससे परहेज करें।
बहुत सारे एनएफटी के नाम पे कैंपेन चली है, अब लोगों ने बहुत पैसा बनाया लेकिन लोग विड्रॉ नहीं कर सके। दूसरा ये कि जैसे ही आप किसी कैंपेन का हिस्सा बने फौरन विड्रॉ करके देखें, अगर उसने आपको विड्रॉ नहीं करने दिया इसका मतलब है वहाँ गड़बड़ है, वहाँ पे आपको नुकसान हो सकता है, वहां से फौरन भाग जाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हारून साहब हमारे साथ मौजूद है, मोहम्मद हारून, करेंसी एंड डिजिटल करेंसी एक्सपर्ट। और जनाब अगर आप तो इन्वेस्टर हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर या फिर डिजिटल करेंसी के अंदर, तो उन्होंने बता दिया है कि किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर आपको निकलने नहीं दिया जा रहा है एक स्कीम के अंदर जाने के बाद, या फिर रेफरल के थ्रू आप तक कोई स्कीम पहुंच रही है, कोई कैंपेन पहुंच रही है, तो उससे आपने परहेज करना है और अपने वॉलेट की खुद से आपने जिम्मेदारी लेनी है। अब जाते हैं एक ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। रुख कर लेते हैं खैबर पख्तूनख्वा का, जहां पर आटे का बहरान जो है वो अब शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। कीमतों में 100% इजाफा वहां पर हो चुका है और शहरियों के लिए ज़ाहिर है मुश्किलात हैं, लोगों की परचेजिंग पावर इतनी नहीं होती, सारा बजट आपका डिस्टर्ब होकर रह जाता है अगर एक भी किसी चीज़ की कीमत और वो भी 100% इजाफा उसमें हो जाए तो। डेफिनेटली अब इस सिलसिले में महकमा खुराक जो है उसने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की हिदायत पर हुकूमत पंजाब को ख़त भी लिख दिया कि क्योंकि बंदिश की गई है हुकूमत पंजाब की तरफ से या पंजाब की तरफ से, तो सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हो रहा है ना सूबा वो केपी किया है। इस सिलसिले में क्या किया जा रहा है और सिचुएशन क्या है ओवरऑल केपी के अंदर आटे की, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है वकास बुनेरी, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे लेते हैं अपडेट। वकास, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के और पेशावर समेत दीगर अजला में आटे का बहरान जो है उसका खदशा पैदा हो गया है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन से बात की तो उनका ये कहना था कि अगर मकामी फ्लोर मिल्स को जो खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी गोदामों में पड़ी गंदम है ये सप्लाई हो जाए तो कम से कम 1000 रुपये 20 किलो का आटे का थैला जो है वो सस्ता हो सकता है। इस वक्त पेशावर की मार्केट में 2800 से लेकर 3000 रुपये तक 20 किलो आटे का थैला जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। जबकि सालाना के हिसाब से अगर बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में जो सालाना ज़रूरत है गंदम की तो वो तकरीबन 54 लाख मेट्रिक टन है, जो कि खैबर पख्तूनख्वा में गंदम पैदा होती है वो सिर्फ 14 लाख मेट्रिक टन है। बाकी खैबर पख्तूनख्वा का इन्हिसार पंजाब पर होता है और इम्पोर्टेड गंदम पर होता है। दूसरी बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से भी पंजाब हुकूमत को ख़त भेजा है और यही कहा है कि जो गैर एलानिया या एलानिया पाबंदी है गंदम की तरसील पर बैनुल सूबाई, तो अगर ये ख़त्म हो जाए तो यहाँ पर भी आटे की कीमतों में भी कमी आ जाएगी और ये जो आटे का बहरान खैबर पख्तूनख्वा को दरपेश है ये भी ख़त्म हो सकता है उसके साथ। चले जी, वज़ीर आला ने इस सिलसिले में एक्शन ले लिया है। आई होप कि उनका जो एक्शन है ना उसका कोई नताइज भी निकले, क्योंकि गंदम बड़ी ज़रूरी है आपको हेल्थ को ना मजबूत करने के लिए, आपकी बॉडी को फिटनेस देने के लिए। और सिर्फ बॉडी आपकी मुस्कुरा रही है, मुझे पता है आप क्यों मुस्कुरा रही है, बता दें। गंदम मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूँ, आयशा जो एक बिस्किट खा रही होती है व्हीट वाले, वो इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं इनको कह रही थी भी कि शायद इसी वजह से महंगी हो गई वहाँ पर गंदम, लेकिन बहरहाल जी लोगों का मसला है, ये लोगों का बहुत बड़ा मसला है ये, और ये बहुत ज़रूरी भी होता है कि एक तो आपकी बॉडी की फिटनेस के लिए आपको व्हीट चाहिए होती है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि बॉडी के साथ साथ क्या आप अपने माइंड को भी फिट रख रहे हैं, अपने जहन को भी फिट रख रहे हैं या नहीं रख रहे। अगर नहीं रख रहे हैं और आप रखना चाहते हैं तो स्टे ट्यून, क्योंकि अब जब वापस आएंगे तो हमारा सेगमेंट जो है वो आपकी ब्रेन फिटनेस के बारे में बताएंगे, दिमाग आपने कैसे दुरुस्त रखना है। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। एक्सरसाइज कर ली, बॉडी को फिट कर लिया, आप क्या आप एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं? क्या ये सिर्फ काफी है? इसके ऊपर कनात करके हम बैठ जाएं? नहीं, मैं भी यही कहने वाली थी, क्योंकि आपका दिमागी तौर पर फिट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें से बहुत सारे लोगों को, मुझे तो लगता है कि 100% लोगों को पता ही नहीं होता कि शायद हम दिमागी तौर पे फिट हैं भी या नहीं, हमारा जहन जो है वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते। तो इसके लिए फिर हमें पता चला कि कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज मौजूद है जिनको करके आप अपने दिमाग को भी फिट रख सकते हैं, तेज रख सकते हैं और बॉडी और माइंड की सिंक्रोनिसिटी जो है ना उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। कौन सी एक्सरसाइजेज हैं? क्रॉस लेटरल एक्सरसाइजेज हैं, वो आप करके माइंड को बेहतर कर सकते हैं, अपने जहन को बेहतर कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ी। और कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हो सकती हैं और किस तरह से आप अपने दिमाग को उसकी जो सोचने की सलाहियत है उसको बेहतर बना सकते हैं, दिमाग की एक्सरसाइजेज या फिर कितना ज्यादा प्रोएक्टिवली आप काम कर सकते हैं, आप पे हमने आज बात करनी है, मेमोरी कितनी अच्छी हो सकती है, फोकस किस तरह से आप बेहतर कर सकते हैं। इन सब चीजों के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं माइंड साइंसेज एक्सपर्ट माहिर डॉक्टर हैं डॉक्टर मोइज साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो इससे पहले तो मुन एक्सरसाइजेज की तरफ जाए, दिमाग की एक्सरसाइज बेसिकली होती क्या है, किस तरह से करते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में भी थोड़ा सा बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने जब अपना सेशन शुरू किया उसमें आपने कहा कि क्या जिस्मानी एक्सरसाइज जिस्मानी सेहत काफी होती है,
तो उसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारी क्रिकेट टीम है। अच्छा, जिस्मानी तौर पे बड़ी मेहनत करती है, ज़हनी तौर पे कोई ट्रेनिंग नहीं है। आप हमारे जख्मों को ना खुरच रहे हैं। जो टेक्सास में होजे सिल्वा एक शख्स था, उससे ये डिस्कवर किया कि जो जीनियस लोग होते हैं जिंदगी में, जो बहुत ही कामयाबी हासिल करते हैं, वो जब सोचते हैं, जब फैसला करते हैं, जब स्ट्रेटेजी बनाते हैं, तो उनके दोनों हाथ ब्रेन के एक साथ काम करते हैं। फर्दर स्टडी ने ये किया कि जब ब्रेन फ्रीक्वेंसी लो हो, हमारी ब्रेन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सबसे हाई होती है गामा, उसके बाद बीटा, इस वक्त मैं और हम सब बीटा में, बीटा के बाद अल्फा, अल्फा के बाद थीटा, थीटा के बाद डेल्टा। तो उसने कहा कि अगर किसी तरह कोई बच्चा या कोई शख्स ट्रेन हो जाए कि वो बेदार रहते हुए अपनी ब्रेन फ्रीक्वेंसी को अल्फा में ले आए, तो दोनों ब्रेन के हेमिस्फीयर आपस में गुफ्तगू करते हैं, और जब गुफ्तगू करते हैं तो अनयूजुअली मसले का हल या प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाती है। तो उस पर उसने मुख्तलिफ किस्म की मेडिटेशन डेवलप की, दुनिया में प्रोग्राम इसका बड़ा मशहूर हुआ। अब ये जो आपने क्रॉस लेटरल एक्सरसाइज की, इसका मतलब क्या है? मतलब ये बेसिकली कि एक हाथ अगर लेफ्ट वाला ये काम कर रहा है तो राइट ब्रेन काम कर रहा है, लेफ्ट अगर यूज कर रहे हैं तो राइट ब्रेन काम करता है। यानी सिर्फ माइंड और बॉडी की सिंक्रोनिसिटी जरूरी नहीं है, बल्कि आपके दिमाग के जो दोनों हेमिस्फेयर हैं उनको सिंक्रोनाइज होना भी बड़ा जरूरी है। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि नॉर्मल जिंदगी में, ऑफिस में हो, घर में हो, या कोई भी काम सर अंजाम दे रहे हो, तो आमतौर पर हम कौन सी सतह पर होते हैं? आप अभी बता रहे थे अल्फा बीटा गामा, तो हम कौन सी सतह पर होते हैं? आप या मैं या देखने वाले जो हैं वो इस वक्त कौन सी सतह पर है? बीटा पे होते हैं, और लेफ्ट ब्रेन प्रिडोमिनेटली हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हम अपनी हमारी सारी एजुकेशन इस तरह की हुई है, बचपन से क्लास 1 से लेकर आप MBA कर लें, CA कर लें, आपका लेफ्ट ब्रेन ताकतवर से ताकतवर होता गया, राइट ब्रेन को आपने इग्नोर किया। तो आप जिंदगी में सोने से पहले जो भी आप काम करते हैं, आपका लेफ्ट ब्रेन प्रिडोमिनेटली काम करता है। जब आपको हुलूद की तारी होती है तो आपकी ब्रेन फ्रीक्वेंसी बीटा से अल्फा में स्लिप होती है नीचे की तरफ। ठीक है, फिर यहाँ पर मकसूद क्या है डॉक्टर साहब? क्या हमने अपना लेफ्ट ब्रेन जो है उसको तो कर लिया बहुत ज्यादा मजबूत, राइट ब्रेन को भी हमने ऑल द टाइम वैसे ही मजबूत करना है? तो वो ये भी मैं जानना चाहूंगी कि कैसे मजबूत कर सकते हैं, लेकिन मकसूद क्या है? क्या ऑल द टाइम दोनों ब्रेन एक साथ काम करने चाहिए? मकसूद ये डिपेंड करता है एक्टिविटी क्या है, काम क्या है। अगर तो आप पोइट्री पढ़ रहे हैं, आप म्यूजिक सुन रहे हैं, तो राइट ब्रेन आपका काम करेगा, तो आप इंजॉय करेंगे उसको। लेफ्ट ब्रेन काम करेगा तो मुख्तलिफ किस्म का मशवरा देगा, क्या फजूल है, क्या है, इसकी पोइट्री सही नहीं है, गाने के अंदर जो अल्फाज है वो सही नहीं है। तो आपका लेफ्ट ब्रेन प्रिडोमिनेंट नहीं होता, राइट होता है। लेकिन जब आप कोई जिंदगी के फैसले कर रहे हैं, जब आप जिंदगी के कोई मसले का हल ढूंढे, तो आपके दोनों हाथ काम करने चाहिए। उसकी एक मिसाल दूं, आपको गाड़ी चाहिए, आपके पास पैसे नहीं, अब आपका लेफ्ट ब्रेन कहता है पैसे तो है नहीं, चलो पुरानी गाड़ी चलाओ। अगर दोनों हाथ काम करेंगे तो राइट ब्रेन करेगा, यार मिल जाएगा, कोई ना कोई मैनिफेस्ट हो जाएगी, कहीं ना कहीं से कुछ चीज हो जाएगी। वो ऐसी आइडियाज आपको देगा कि जिससे आपको वसाइल पैदा कर सकेंगे। हमारा हम डबल माइंडेड हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो डबल माइंडेड नहीं, वो लेफ्ट और राइट ब्रेन का मसला होता है। अच्छा, ये जो एक्सरसाइजेज हैं प्रैक्टिकली भी थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि आप बता दें क्या हो सकती हैं। क्रॉस लेटरल एक्सरसाइज क्या होती है, पहले तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जब आप दांत ब्रश करने के लिए जाते हैं तो नॉर्मली आप राइट हैंडेड होते हैं, राइट? आप राइट हैंड से दांत ब्रश करते हैं। आपने स्टार्ट किया और फौरन से ब्रश लेफ्ट में लेके लेफ्ट से किया, फिर आपने राइट से किया, फिर आपने लेफ्ट से किया। ये दोनों हाफ्स आपके सिंक्रोनाइजेशन के प्रोसीजर में आएंगे कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड से आप काम करना शुरू करें। मैं अक्सर लेफ्ट से भी लिखता हूं, राइट से भी लिखता हूं। जब क्रिकेट खेलता था तो लेफ्ट से भी खेलता था, राइट से भी खेलता था। तो अगर आप अपनी कोई भी एक्टिविटी दोनों तरफ शिफ्ट करना शुरू कर दें बगैर किसी नुकसान के, तो आपके दोनों हेमिस्फीयर काम करना शुरू करेंगे। मगर इसको स्टार्ट करना होगा, वैसे ब्रश से शुरू करें। सेकेंड, मैं रोज वॉक पे जाता हूं, तो आप अपने घर पे भी वॉक कर सकते हैं अगर जिम में नहीं करते तो वॉक करते करते रुक के उल्टा वॉक करना शुरू कर दें। अच्छा, ये वेट लॉस के लिए कमाल की एक्सरसाइज है। यानी अगर आप प्रैक्टिस शुरू कर दी, 20-25 मिनट वॉक करते हैं तो आपने 5 मिनट वॉक की स्टॉप किया, अब आप उल्टा वॉक करें, उल्टे कदम, फिर आप 5 मिनट सीधे करें, फिर 5 मिनट उल्टा करें। तो एक तो ब्रेन के दोनों हाफ्स आपके सिंक्रोनाइज करेंगे, दूसरा वेट लॉस में कमाल का, आपको हैरानी होगी, आपका वेट लॉस शुरू हो जाएगा अगर आप 40 मिनट सीधा, यानी 20 मिनट सीधा, 20 मिनट उल्टे कदम। इंटरेस्टिंग। तीसरी चीज जो आपके लेफ्ट और राइट ब्रेन हेमिस्फीयर को सिंक्रोनाइज करेगी और आपकी कुव्वत मुदाफत और आपकी नर्वस सिस्टम को बड़ा स्ट्रॉन्ग करेगी, विल पावर जिसको कहते हैं, वो आप करें कि दिन में 2 दफा, सुबह और शाम, 1-1 मिनट के लिए। ठीक है, कमरे में खड़े हो जाए, मेक श्योर कोई फर्नीचर करीब ना हो, आंखें खुली रखें, दीवार को रखें, एक टांग पे खड़े हो जाए। अच्छा,
एक टांग पे अपने आप को बैलेंस करे बगैर किसी चीज का सपोर्ट लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आंखें खुली हो, फिर एक टांग नीचे कर ले, दूसरी उठा ले। सुबह एक दफा करे, शाम को एक दफा करे। इसको आहिस्ता आहिस्ता 2 मिनट तक ये तो हम कर सकते हैं ऐसे एक फिर 3 मिनट तक करें। आप हैरान हो जाएंगे जो आपकी ब्रेन की डेवलपमेंट होगी और आपकी जो इम्यून सिस्टम और आपकी नर्वस सिस्टम जो स्ट्रांग होगी। तो ये हैरानी का मामला जो है हम किसी भी उम्र में अचीव कर सकते हैं, यानी एक्सरसाइजेस किसी भी उम्र में की जा सकती हैं, या फिर इनके लिए कोई खास उम्र होती है? स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, 5 साल की उम्र से बड़ा कोई भी कर सकता है। सिर्फ बहुत बड़ी उम्र के लोग अगर इनको बैलेंस का प्रॉब्लम है, बैलेंस, क्योंकि बड़ी उम्र में बैलेंस का प्रॉब्लम होता है, तो उनको इसे एहतियात के साथ करें कि कुर्सी साथ रख लगे, बैलेंस बिगड़ने लगे तो कुर्सी पकड़ ले, और जब बैकवर्ड वॉकिंग सही है। आप ये कह रहे हैं कि तमाम उम्र के अफराद इसको कर सकते हैं। अच्छा ये बता दें, जो लोग ऑफिस में काम कर रहे होते हैं उसमें फ्री टाइम जब उनको मिलता है, आयशा मेरी तरफ देख रही है कि फ्री टाइम मिलता भी है कि नहीं? मैं कह रही हूँ एम्प्लॉयर्स देख रहे होंगे भाई कौन सा फ्री टाइम है जो नहीं, मिल जाता है। थोड़ा सा फ्री टाइम भी अगर हमें मिलता है, उसमें अगर हम करना चाहें कोई एक्सरसाइज, तो वो क्या हो सकती है? लेफ्ट हैंड को, अगर आप राइट हैंडेड लेफ्ट हैंड से काम करना शुरू करें, आप कंप्यूटर का माउस जो है वो लेफ्ट हैंड से शुरू कर दें, आप राइटिंग लेफ्ट हैंड से, जो चीज पॉसिबल है आपके लिए, क्योंकि देख नहीं रहा, आपने चंद सतह लिख दी, चंद सेंटेंसेस लिख लिए लेफ्ट से, आप लेफ्ट से लिखना शुरू करें, आपका राइट ब्रेन एक्टिवेट होगा। आप राइट से लिखना शुरू करें, लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होगा, हेमिस्फीयर। तो ये काम बैठे बैठे भी कर सकता है। इसी तरह आप किसी दीवार पे कोई चीज रखी है, आपके ऑफिस के अंदर है, कोई इस वक्त लेट से 5 मिनट की आपकी ब्रेक है, आपने अपना काम खत्म कर लिया, आपने दीवार को, किसी नुक्ते को देखा, किसी गहरी चीज को देखा, कोई पेंटिंग देखी, कोई भी चीज जो दीवार के ऊपर, उसको देखते 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 आपने 10 दफा आंखें झपकानी है ऐसे। ओके। जैसे कैमरा का शटर होता है ना, ऐसे 10 दफा आंखें झपकाए, उसके बाद आंखें बंद करें, देखें आपके जहन में वो चीज आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, ये सारी एक्सरसाइजेस हमने कर ली और हम प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने ब्रेन को फिट करने की। हमें पता कैसे चलेगा डॉक्टर साहब कि हम चलो जहनी तौर पर ना फिट हो चुके हैं, सही काम कर रहा है दिमाग? अब देखिए, एक तो टेस्ट बड़ा महंगा, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ मशीन टेस्ट होती है, वो महंगा है। दूसरा तरीका है कि जिंदगी के अंदर आप देखें कि आपकी इंप्रूवमेंट कैसे हो रही है, रिश्तों के अंदर, एजुकेशन में, बिजनेस में, प्रोफेशन में, लोगों से ताल्लुकात आपके कैसे हैं। तो अगर बेहतर हो तो इसका मतलब दोनों ब्रेन के ये सारे बॉक्सेस टिक हो तो हमें लगेगा कि हमारा दिमाग ठिकाने पे आ गया। ये कह सकते हैं हम, दिमाग जो है वो मुझे नहीं पता कह सकते हैं या नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पर खड़े खड़े जो है ना, मैंने वो एक पैर उठा के ना ये वाली एक्सरसाइज मैं भी कर रही थी, पर हमने हील्स पहनी हुई है तो हम ज्यादा देर कर नहीं पाएंगे। अच्छा बहरहाल जनाब, जितने भी तलबा देख रहे हैं उनके लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली एक्सरसाइजेस बहुत अच्छी रहेंगी, जिनको सबक सही तरह से याद नहीं होता, या फिर वो तमाम लोग जो ब्रेन फॉग का बहुत शिकार रहते हैं या क्लैरिटी नहीं आ पाती, उनको चाहिए कि वो ये क्रॉस लेटरल एक्सरसाइजेस करें, क्योंकि जिस तरह से फिजिकली आपका फिट होना जरूरी है, उसी तरह से लॉन्ग टर्म कॉग्निटिव यानी कि दिमागी हालत जो है ना, वो बेहतर होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज वही होगा, जिंदगी आप जैसी गुजार रहे हैं ना, एक सर्टेन लेवल पर गुजरती रहेगी। थोड़ा ट्रांसेंड करने की कोशिश करें, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, हमें ब्रेक की तरफ जाना, ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, दीगर सेगमेंट्स पर हम बात करेंगे। हमारे साथ वेलकम बैक। अब हमारे साथ एक जबरदस्त मेहमान मौजूद हैं, जिनके बरसते मुक्के जो हैं वो हरीफ को संभलने नहीं देते हैं, और उनको जो वार हैं वो कभी भी खाली नहीं जाते, चारों शाने सामने वाले को वो चित करके ही आते हैं, तो इसकी भरपूर वो सलाहियत भी रखते हैं। अब 8 नवंबर को उनका कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है एक इंडियन हरीफ से, जिसका बॉक्सिंग के शायकीन को बेचैनी से इंतजार है। हम किसकी बात करें? हम बात करें बलूचिस्तान के संगलाख चट्टानों से उठने वाले उभरते हुए बॉक्सर शुएब खान जहरी की। शुएब खान जो है अनफॉर्चुनेटली वसाइल की कमी की वजह से तरबियती सहूलियात का फुकदान था और माली मुश्किलात थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, और जब सामने हो ना इंडियन हरीफ, तो वैसे ही आपके अंदर जज्बा बहुत उभर कर बाहर आता है। हर मर्तबा जब भी उन्होंने फाइट किया तो सबसे लाली परचम जो है ना, उसको बुलंद करने की उन्होंने कोशिश भी की है। आज हमारे साथ वो मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं, ये जानते हैं तैयारियां कैसी चल रही हैं और दिमाग में क्या चल रहा है उनके। शुएब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह पर करेंगे। आप कैसे हैं मैडम? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फाइट। तैयारियां कैसी हैं ये बताएं। 8 नवंबर को ये मुकाबला होने जा रहा है और सामने इंडियन ओपोनेंट है। जी इंशाल्लाह तैयारी तो माशाल्लाह बहुत बेस्ट कर रही है। तकरीबन 2 मंथ 3 मंथ से मेरा ट्रेनिंग कैंप जारी है। सुबह मॉर्निंग टाइम जब हम लोग ट्रेनिंग करते हैं तो माशाल्लाह 2.5 घंटे 3 घंटे हमारी ट्रेनिंग सेशन होती है। इसी तरह हमारे इवनिंग टाइम जो ट्रेनिंग सेशन होती है तो बहुत हार्ड और बहुत टफ होती है। फिर आपने जो कहा कि मतलब अपोनेंट हमारा इंडियन एक हमारा रिवायती हरीफ है, इनको मतलब इंशाल्लाह शिकस्त देंगे, हराएंगे इंशाल्लाह।
और अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे जरूर इस फाइट में। उम्मीद लग रहे हैं शुएब, काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। ये जो इंस्पिरेशन है आप कहाँ से आती है, और जब इस तरह की कोई बड़ी फाइट होती है उससे पहले जहन में आपके क्या चल रहा होता है? वो यही है कि हम लोग पाकिस्तान का नाम रोशन करें, पाकिस्तान का परचम पूरी दुनिया में बुलंद करें, चाहे वो जो भी अपोनेंट हो। फिर अगर अपोनेंट इंडियन अपोनेंट हो तो फिर उसको मतलब हम लोग मतलब बाकायदा एक ट्रेनिंग प्लान बनाते हैं, मतलब सोच समझ से हम लोग मतलब अगर फाइट करते हैं तभी सोच समझते हैं। अगर हम लोग ट्रेनिंग करते हैं तो वो मतलब अच्छा ट्रेनिंग, हर ट्रेनिंग हमारे जो दर्द तकलीफ है सारे हम लोग इस ट्रेनिंग गुजारते हैं ताकि हमारे जो दर्द तकलीफ है वो फिर हमें फाइट में ना मिले, फाइट के दौरान ना मिले। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी ट्रेनिंग चल रही है इस वक्त। मेरे साथ मेरा जो कोचेज है माशाल्लाह, जो तुर्की के कोच हैं उससे मेरा वेल एंड गुड, और बेरस भाई है, इनके अलावा जो मेरा दाऊद नमीनी ईरानी कोच है, इनके साथ मेरा वेल एंड गुड, बहुत अच्छा ट्रेनिंग चल रही है इस वक्त। और माशाल्लाह बहुत अच्छा ट्रेनिंग सेशन हमारे जारी है। आई रियली वांट टू नो अबाउट योर जर्नी, कि कहाँ से सब आगाज हुआ, कब से आप जो है ना फाइट्स वगैरह ये सारे मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन ये जो फाइट होने जा रही है एक इंडियन हरीफ के साथ, मैं ये जानना चाहूँगी सिंबॉलिकली आपको क्या लगता है इसकी कितनी ज़्यादा अहमियत है, और अगर आप ये फाइट जीतते हैं इंशाल्लाह जो कि जीतेंगे, आपको क्या लगता है उससे मैसेज क्या जाएगा इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी? जी असल में जो मेरा बेसिकली बॉक्सिंग था, जो शुरुआत था वो तो मैंने लाइक क्वेटा से शुरू किया था। क्वेटा जो बॉक्सिंग एक मरकज है, फिर भी मतलब बहुत ज़्यादा खेला जाता है। तो क्वेटा बलूचिस्तान से मेरा ताल्लुक भी मेरे क्वेटा बलूचिस्तान से है। तो इस फाइट का जो मैसेज है पूरी दुनिया को यही जाएगी इंशाल्लाह। हम लोग मतलब अपना जो स्पोर्ट्स स्पिरिट पे वो हम लोग दिखाएंगे इनको, कि स्पोर्ट्समैन के इखलाक, स्पोर्ट्समैन का रवैया, हम लोग स्पोर्ट्समैन चाहे जो भी मतलब हमारे सामने स्पोर्ट्समैन हो, चाहे जिस इलाके से जिस कंट्री से हो, हम लोग उनको एक स्पोर्ट्स के तहत मतलब कंट्रोल करते हैं, संभालते हैं उनको, और उनके साथ जब हम लोग फाइट करते हैं तो फाइट इंडियन हरीफ ने अगर आपसे हाथ मिलाने से इनकार कर दिया जैसे क्रिकेट में भी हुआ था, फिर आप क्या करेंगे? देखो मैं एक एज अ मुस्लिम हूँ, पहले मैं हाथ आगे नहीं करूंगा। अगर उन्होंने हाथ आगे कर दिया सलाम करने के लिए तो फिर जरूर मैं सलाम करूंगा, उसको जवाब नहीं दूंगी। जैसा इन्होंने घटिया हरकत किया था, इस तरह घटिया हरकत मैं कभी भी नहीं करूंगा, ना मैं हमारी नेचर में ये, ना मेरी तरबियत। उसका जवाब आप मुक्कों से दे दीजिएगा, उसका जवाब मुक्कों से उनको जवाब दीजिएगा। अच्छा सवाल नहीं चले बल्कि सही है, अगर हाथ आगे कर दिया तो आप सलाम करेंगे। बिल्कुल सही है शुएब, आपने पहले से सारी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी जो है वो बना ली है। अच्छा ये बता दें कि अब ज़ाहिर है माली तौर पर मुश्किलात भी आती हैं, चैलेंजेस भी आते हैं। आप अपनी जर्नी के बारे में बता रहे थे, तो थोड़ा सा फाइनेंशियली भी आपको क्या क्या फेस करना पड़ा है इस मकाम तक पहुंचने के लिए, वो भी थोड़ा सा हमें बताएं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब इससे पहले जो एशियन टाइटल था मेरा पूरी एशिया में, मतलब मैं टॉप नंबर 1 पे आया हुआ, मतलब फिर WBC गोल्ड मेडलिस्ट मेरा फाइट थी, तो WBC वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल के जो गोल्ड मेडल था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीत गया पाकिस्तान के लिए। अब इंशाल्लाह मेरा वर्ल्ड टाइटल फाइट है, यूपी वर्ल्ड टाइटल, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में 77 साल तारीख में पहली दफा पाकिस्तानी बॉक्सर में हूँ कि इस फाइट खेलने जा रहा हूँ। तो मुझे आज तक अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब ने सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया मुझे वालिद साहब ने, हर मकाम पे हर लेवल पे वालिद साहब ने सपोर्ट किया है। यहाँ तक वालिद साहब ने कहा अगर आपका स्पॉन्सर नहीं है तो मैं आपका स्पॉन्सर हूँ। पहली दफा मुझे स्टेट लाइफ इंश्योरेंस ने जंग कमाल साहब के तवसुत से, और PSO और GDCL जो हमारा गवर्नर की, लेकिन हुकूमत की और फेडरेशन की भी जिम्मेदारी बनती है। शुएब बिल्कुल ठीक है, मुझे सुन के खुशी हुई कि आप डिपेंडेंट नहीं है कि कहीं से आपको सपोर्ट आएगी तो ही आप मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, फेडरेशन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उधर से आपको कोई सपोर्ट अभी तक मिली है, और क्या तवक्कुआत है आपके लिए? तवसुत से मैं अपने बलूचिस्तान गवर्नमेंट को जगना चाहता हूँ कि मतलब वो लोग भी मतलब इसको गौर और फिक्र से देखें, बलूचिस्तान से मुंसलिक हैं। और मैं जब भी जिस भी लेवल पे खेलता हूँ तो मेरे साथ मतलब शेब खान ज़ेरी बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाला मतलब पाकिस्तानी बॉक्सर। तो मैं अपने CM साहब सरफराज मुफ्ती साहब को ये मैसेज देता हूँ, माशाल्लाह उन्होंने काफी स्पोर्ट्समैन को सपोर्ट किया है, प्रमोट किया है। इनके अलावा जो मतलब हमारे वहाँ पे स्पोर्ट्स मिनिस्टर मीना मजीद साहब हैं, उनको मैं मतलब मैसेज देता हूँ। हमारे जो बलूचिस्तान की MP फराज इमशा साहिबा ने मुझे काफी सपोर्ट किया, प्रमोट किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम मैं अपने बलूचिस्तान पुलिस डिपार्टमेंट का एजाजी ऑनररी DSP भी बना हूँ, तो अपने पुलिस डिपार्टमेंट का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया, प्रमोट किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ सपोर्ट काफी है, मगर मैं अपने CM साहब को भी ये कहना चाहता हूँ कि आप भी हमें सपोर्ट किया जाए इस फाइट में। और इस फाइट के बाद जो आप लोग जिस तरह मतलब आप प्लेयर्स को मतलब एक इनाम देते हो और उनको मतलब हौसला अफजाई करते हो, तो इंशाल्लाह मैं भी एक बलूचिस्तानी बच्चा और एक पाकिस्तानी लड़का हूं, बड़ी खुशी हो रही है कि आप बड़े मुतमईन हैं अपनी सूबे की गवर्नमेंट से भी, और हर लिहाज से आप मुतमईन दिखाई दे रहे हैं कि आपकी हर तौर पर उन्होंने मदद भी की है और कोई किसी ने आपका हाथ छोड़ा नहीं है। नॉर्मली हमारे साथ कई ऐसे मेहमान आए हैं जो माली मुश्किलात का शिकार होते हैं, फिर चैलेंजेस होते हैं, फिर उनको स्पॉन्सर नहीं मिल रहे होते। तो बड़ी खुशी हुई ये जानकर के बलूचिस्तान हुकूमत का फोकस है आप जैसे नौजवानों पर। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट शुएब, ऑल द बेस्ट।
अच्छा जो है ना जरा फाइट करके आइएगा, और फाइट क्या होता है, अच्छी फाइट करके आइएगा और जीत कर आइएगा, हमारी आपसे यही उम्मीद है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। शुएब ज़ारी हमारे साथ मौजूद थे, और हमेशा बहुत अच्छा लगता है जब भी आप इस तरह के मेहमानों से मिलते हैं जो यंग भी हैं, और यंग होने के साथ साथ जो उनके अंदर जज्बा होता है ना, वो आपको भी बहुत एनर्जाइज कर देता है, मोटिवेट कर देता है। बहुत सारे लोग जो उनको देख रहे होंगे, जो इस तरफ आना चाह रहे हैं, वो बच्चे काफी मोटिवेट हुए होंगे, और ये जान के उनको खुशी होगी कि गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है, और वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो है वो खास तौर पर इस पर फोकस किए हुए। आगे बढ़ जाते हैं, एक और निहायत अहम मौजू आपके और हमारे घर का, हर किसी के घर का, मेरे ख्याल से ये हर किसी के इंटरेस्ट की बात है जो आगे हम करने जा रहे हैं, क्योंकि हर किसी ना किसी फर्द को ये चीज़ मुतासिर कर रही होती है। अब मसला क्या है, हाजमे की खराबी, सीने में जलन, ये वाले मसाइल हो जाते हैं। आज हमने आपकी बॉडी के हेल्थ के जितने भी मसाइल हैं, चाहे वो फिजिकल हों, चाहे वो मेंटल हों, या फिर हमने आपकी मुलाकात भी करवा दिया एक हमारे साथ खिलाड़ी से, हमने आज वो सारे जो है ना वो हल करके जाने हैं। अब ये वाला सेगमेंट इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो खा रहे हैं, जो आपकी डाइट है, उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं, और जो मसालों की जब बात आती है तो हर किसी का अपना अपना एक फायदा होता है। तो आज हमने चूज किया है चंद मसाले चूज किए हैं, जिसके अंदर गरम मसाले, काली मिर्च भी है, जायफल जवित्री भी है, इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में जरा जानने की कोशिश करेंगे। और इससे बढ़कर हमें बेहतर और कौन बता सकता है कि हमारे साथ जो आगा हकीम साहब हैं वो मौजूद हों, तो वो हमारे साथ हैं, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सबसे पहले मैं लौंग के बारे में आपसे जानना चाहूंगी कि लौंग के क्या से कौन कौन से फायदे होते हैं? लौंग के दो बुनियादी जो पार्ट्स हैं, एक लौंग है और एक लौंग की टोपी है, अच्छा, ऊपर जो लगी हुई होती है। इन दोनों के फ़वाइद अलग हैं। जो लौंग है ये दर्द दूर करने के लिए बेहतरीन है, ये एंटीस्पाज्मोलाइटिक है, ये एंटीसेप्टिक है, और ये दांत के दर्द की शायद दुनिया की बेहतरीन दवा है। और अगर कोई दांतों का मरीज़ है तो वो इस लौंग को अगर थोड़े से मीठे सोडे के साथ मिलाकर अपने दांतों पर लगा ले तो उसके दांतों के मसाइल हमेशा के लिए हल हो जाएं। अच्छा, दांत के ऊपर, लौंग के ऊपर जो टोपी सी होती है, उस टोपी का काम ये है कि किसी बच्चे को शदीद पेचिश हो रही हो, लूज मोशन हो रहे हो, लूज मोशन कंट्रोल ना हो रहे हो, तो ऊपर की टोपी जो है वो निकाल करके पीस कर इसी तरह उसके मुंह में डाल दीजिए, उसके लूज मोशन जो है वो रुक जाएंगे। अरे वाह। अगर आपको किसी बच्चे को 2.5-3 साल के बच्चे को पेट के अमराज का सामना है और माँ बहुत परेशान है, तो वो 2 लौंगें बिल्कुल बारीक पीस कर थोड़े से उबले हुए चावल में मैश करके बच्चे को खिला दे, उसके हजम के निज़ाम को बेहतर कर देगी। इसी की एंटीस्पाज्मोलाइटिक है जो मरोड़ बच्चे के अंदर पैदा हो रही है, जिससे दर्द। अच्छा, नॉर्मली हमें पता ही नहीं होता जो मसाले हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें तो वो टेस्ट के लिए हम नॉर्मली इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उनके इतने फायदे भी हैं। एक और गरम मसाला जिसमें काली मिर्च, आपको पता है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वैसे मुझे काली मिर्च वाली कढ़ाई भी बहुत पसंद है, तो अगर सब काली मिर्च के फायदे बट अच्छा है, सवाल करें उस काली मिर्च का क्या फायदा? अगर मैं आम तौर पर बात करूं तो ये बात तय है कि जो लोग उबला हुआ अंडा या हाफ फ्राई अंडा खाते हैं, तो उन लोगों के लिए जो मसाला उनके जहन में है वो काली मिर्च है। अच्छा, एक लतीफ़े की बात कर लूं, मसाला बुनियादी तौर पर क्या चीज़ है? एक तो मसाला है मीम सीन अलिफ लाम है मसाला, और एक है मीम स्वाद अलिफ लाम है और ये मसाला। बुनियादी तौर पर मसाला यही है जो मीम स्वाद अलिफ लाम है, इसलिए कि ये मुसले है किसी न किसी चीज़ का, इस्लाह करने वाला है, बेहतरी करने वाला है, उसकी मुज़रत को ख़त्म करने वाला है। इंटरेस्टिंग। तो मसाला है ही बुनियादी तौर पर कमी को पूरा करने के लिए या किसी चीज़ की इस्लाह करने के लिए। तो काली मिर्च की जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि काली मिर्च एक बेहतरीन एंटी कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन है, और ये तसव्वुर शुरू से इंसानों के जहन में है कि अंडे में कोलेस्ट्रॉल होता है, जर्दी में, लिहाजा वो जो काली मिर्च का तसव्वुर है वो एज द एंटी कोलेस्ट्रॉल है। ओके। और ये एक किसी कौम की बात नहीं, ये इंटरनेशनल बुनियाद पर है कि काली मिर्च क्योंकि एंटी कोलेस्ट्रॉल है, लिहाजा बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता। अच्छा, यानी कि ये एंटी कोलेस्ट्रॉल भी है, तो फिर हम तो ये समझते रहे हैं कि ये सिर्फ जायके के लिए ही इस्तेमाल होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि काली मिर्च सिर्फ जायके के लिए इस्तेमाल हो। वो डेवलप हो गया, लेकिन बात यह है कि जो इब्तिदा में थी वो बात ये थी, उस वक्त गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल की तफरीक नहीं हुई थी।
तो वो कोलेस्ट्रॉल को ठीक करना है। तो मैं आज भी ये कहता हूँ काले मिर्च कोलेस्ट्रॉल ठीक करने की बेहतरीन दवा है। काले मिर्च का जो गोश्त बनता है उसकी जो खूबी ये है कि उसके अंदर कोई और मिर्च नहीं होगी, उसके अंदर सिर्फ अदरक, लहसुन और काली मिर्च होगी। काली मिर्च का मसला ये है कि अगर उस गोश्त में, और ख़ास तौर से ये वो गोश्त होता है जो कुर्बानी में आम तौर पर हमारे यहाँ बनता है, और वो गोश्त होता है जिसमें आम तौर पर आपने वही बात कर दी जो मैं शुरू में कह रही थी, मुझे वो गोश्त और कढ़ाई याद आ गई, काली मिर्च वाली। हाँ, अब खा सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मार्केट में बड़ी नकली मसाले भी मिल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या मिलावट शुदा चीजें दे रहे हैं। काली मिर्च असली है या नकली है, कैसे पहचान करें? बुनियादी तौर पर काली मिर्च को अगर देखा जाए तो काली मिर्च के ऊपर हल्की हल्की सी डॉट्स से होते हैं। पपीते के बीज में डॉट्स नहीं होते। उसूली तौर पर काली मिर्च खुद खरीद कर पीसनी चाहिए। काली मिर्च बाजार से पिसी हुई लेने में हमेशा मसाइल होते हैं। तो इसलिए काली मिर्च की अफादियत को सामने रखते हुए, उसकी खूबियों को सामने रखते हुए, उससे महरूम ना होने की खातिर थोड़ी सी एहतियात कर लीजिए, वरना आजकल तो शायद एक फैशन बन गया है कि काली मिर्च जो है पीसने वाली। लेकिन साहब, ये जो मार्केट में गरम मसाले मिल रहे होते हैं और डब्बे भी मिल रहे होते हैं ना उनके, तो वो भी बेहतर हैं, उनको भी किया जा सकता है इस्तेमाल, या फिर बेहतर यही है कि खुद से आप पिसवा लें अपने मसाले? जो हम घर में पीसते हैं डेफिनेटली वो लाख दर्जे बेहतर है। लेकिन ये कि जब बाजार से हम ले आते हैं साबुत लेकर आए तो वो ज़्यादा बेहतर है। पिसे हुए गरम मसाले का आम तौर पर कोई स्टैंडर्ड तय नहीं होता। बहुत एक और गरम मसाले की बात कर लेते हैं, वो जायफल एंड जावित्री। इसके क्या फ़ायदे हैं ये भी बताएं। जायफल बुनियादी तौर पर एक ऐसा मसाला है जिसके ऊपर एक सख्त किस्म का छिलका चढ़ा हुआ होता है। ये जायफल है, ये नटमैग है। अच्छा, अब उसके ऊपर जड़ों जैसी एक चीज़ चढ़ी हुई होती है, वो जावत्री है। अच्छा, हुआ ये कि जावत्री लिखा हुआ था, किसी ने वाव को करीब कर दिया तो वो जलौतरी हो गया। तो बहुत सारे लोग जावत्री को जलौतरी पढ़ते हैं। तो ये एक इस्लाह है। लेकिन ये जिन लोगों को किसी भी किस्म का इन्फेक्शन हो तो उस इन्फेक्शन को दूर करने के लिए जायफल बेहतरीन दवा है। वो बच्चे, अब तो हमारे यहाँ बहुत सारे रिवाज बदल गए, वो बच्चे जो पाउडर मिल्क पर या फार्मूला मिल्क पर हैं, उनका पानी जब उबाला जाए और उस पानी में एक साबुत जायफल डाल दें, पीस कर नहीं, इसी तरह साबुत जायफल डाल दें, उस पानी में उसको दूध बना कर दें, तो उस बच्चे के पेट के मसाइल हमेशा के लिए हल हो जाएंगे। और एक जायफल को आप कम से कम 7 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं बॉईल करने के लिए, 7 टाइम्स। उसके बाद आप उसे खुश्क कर लीजिए और तोड़ लीजिए और गरम मसाले में, सालन में इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन साबुत जायफल इसी तरह इस्तेमाल करें। जावत्री बहुत गर्म होती है, उसका टेस्ट बहुत तेज़ होता है। जिस तरह आम तौर पर दखनी मिर्च का टेस्ट बहुत तेज़ होता है, या हरी मिर्चों में छोटी मिर्च जितनी होती है उतनी ज़्यादा तेज़ होती है, तो बिल्कुल इसी तरह मसालों में सबसे ज़्यादा टेस्ट जो होता है वो जावत्री का होता है और बहुत तेज़ होता है। वो ज़बान पर रखने से ज़बान जलने लगती है। लेकिन उसका इतना ही फ़ायदा है कि अगर ज़बान पर हमारे वाइट पेस्ट आ जाए और वो हमारे ज़बान पर आने वाले खाने को कंप्यूटराइज सेट जो मैसेजेस है वो ना दे पा रहा हो और उसकी बुनियाद पर बनने वाला एंजाइम ख़राब बन रहा हो, तो फिर वहाँ पर जावत्री का इस्तेमाल होता है कि जावत्री को थोड़ी सी लेकर के सिर्फ पेस्ट कर लीजिए, तो उससे वो कंप्यूटर सिस्टम ठीक हो जाता है जो आपके हज़म के निज़ाम के लिए। अच्छा, आप ये सारी चीज़ें बता रहे हैं ना, तो मेरे जहन में ये चल रहा है कि फिर हमें वेस्टर्न मेडिसिन की आखिर ज़रूरत ही क्यों है, अगर हमारे मसालों के अंदर हर चीज़ का इतना ज़बरदस्त इलाज मौजूद है। तो इन द एंड जल्दी से ये बता दीजिए, काला ज़ीरा, उसकी अफादियत क्या होती है? अच्छा, काला ज़ीरा जो है वो हम लोग आमतौर पर काला ज़ीरा कहते हैं। मैंने आमतौर पर लोगों को देखा कि वो काला ज़ीरा नहीं कहते, वो शाह ज़ीरा कहते हैं। स्याह ज़ीरा नहीं, शाह ज़ीरा। शाह ज़ीरा बुनियादी तौर पर आमतौर पर जिसे हम ज़ीरा कहते हैं, सफ़ेद ज़ीरा, ये क्यूमिन सीड है, ये क्यूमिन है। और जो काला ज़ीरा या शाह ज़ीरा है ये बुनियाद पर कारवा है। तो कारवा जो है ये
तिब्बी एतबार से बहुत फ़ायदेमंद है। मैं फिर वही कहूँगा कि मसाले का मतलब मैदे की इस्लाह करना है, हज़म के निज़ाम की इस्लाह करना है, और अगर गट हेल्थ बेहतर हो जाए तो इंसान के जिस्म के हर निज़ाम को बेहतर काम करने में सहूलत होती है। लिहाजा गट हेल्थ को बेहतर करना है तो जिसको हम गरम मसाला कहते हैं, जिसे मैं सेहत मसाला कहता हूँ, उस सेहत मसाले का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। ये वाकई सेहत मसाले हैं, आपने बिल्कुल सही नाम रखा है आगा साहब। ये सेहत मसाले ही हैं और इनकी अफादियत हमें जानकर बड़ा अच्छा लगा। हमारी इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा हुआ और आई एम श्योर जो देखने वाले हैं उनकी इन्फॉर्मेशन में भी बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आगा साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। एक मरतबा फिर से आगा साहब हमारे साथ मौजूद थे आप लोगों की और हमारी इन्फॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए। जनाब, आज के प्रोग्राम का जो वक्त है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, हमें दीजिए इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।